हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सिंप्लीफाई लॉ। आज का हमारा सेशन होने जा रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एक टॉपिक पर जिसका नाम है फ्री कंसेंट। जी हाँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, फ्री कंसेंट। तो देखिए, फ्री कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 10। तो देखिए, चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें पार्टीज का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है और वो कंसेंट फ्री तरीके से होना ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर चाहे वो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें जो पार्टीज़ हैं उनका फ्री कंसेंट होना ये बहुत ज़रूरी है। और यही फ्री कंसेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक इसेंशियल एलिमेंट है, एक प्राइम रिक्वायरमेंट है, हम ऐसे कह सकते हैं। अब कंसेंट यानी क्या? तो देखिए, 2 और मोर पर्सन्स आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा लोग जो कॉन्ट्रैक्ट में हैं, ठीक है, जिन्होंने एग्रीमेंट किया है या जो कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, उनका कंसेंट फ्री तरीके से होना, उनका एग्री कर जाना उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये ज़रूरी है। तो इसे हम कंसेंट कहेंगे। ये हमें इसकी डेफिनेशन सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिल जाएगी। अब आगे देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग कंसेंट को कब फ्री माना जाएगा? जब ये चीज़ें उनमें नहीं होंगी तब। क्या क्या है? कोअर्जन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, मिस्टेक है। इन 5 चीज़ों का उस कंसेंट में नहीं होना चाहिए। उस कंसेंट में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तभी उस कंसेंट को हम फ्री कंसेंट ऐसे मानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कोअर्शन। देखिए, सेक्शन 15 के अंदर आता है ये, कोअर्शन इज थ्रेट और फोर्स यूज्ड बाय वन पार्टी अगेंस्ट अनदर फॉर कंपेलिंग हिम टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। तो कोअर्शन ये एक थ्रेट है, फोर्स है, किसी तरह का धमकाना या फोर्स करना, फोर्सफुली, ठीक है, दूसरी पार्टी का कंसेंट लेना, दूसरी पार्टी को मजबूर करना एग्रीमेंट में आने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? कोअर्शन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ए ने क्या किया है? थ्रेटन किया है, धमकाया है कि वो क्या करेगा? बी को मार देगा अगर बी अपना हाउस उसे नहीं सेल करेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे ए थ्रेटन्स टू किल बी इफ बी डज नॉट सेल हिज हाउस टू हिम, बी एग्रीज टू डू सो। तो यहाँ पे बी क्या करता है? एग्री कर जाता है। लेकिन इस एग्रीमेंट को हम सही से मानेंगे या नहीं? वैलिड होगा या नहीं? बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर कोअर्जन का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे थ्रेट से फोर्सफुली उस इंसान का, उस बी का कंसेंट लिया गया है। ठीक है, अब देखिए, द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग कोअर्शन नीड नॉट नेसेसरली प्रोसीड फ्रॉम अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज इट मे प्रोसीड इवन फ्रॉम अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड लाइकवाइज इट मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनीबडी नॉट नेसेसरली द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। तो अब ये कोअर्जन पार्टी मतलब कॉन्ट्रैक्ट में होने वाले पार्टी के बीच में ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उसके क्लोज वन के ऊपर भी इस कोअर्जन का इस्तेमाल हो। देखिए, एग्जाम्पल में आप समझ जाओगे। ए थ्रेटन्स टू किल बी अ फ्रेंड ऑफ सी। तो ए ने यहाँ क्या किया है? बी को किल करेगा, बी को मार देगा, ऐसा थ्रेटन किया है। बी कौन है? ये सी का फ्रेंड है। ठीक है, उसने ये क्यों किया? तो वो चाहता था कि सी उसे अपना घर बेच दे, और अगर वो अपना घर उसे नहीं बेचेगा तो वो उसका जो फ्रेंड है बी, उसे वो मार देगा। ऐसी धमकी उसने दी है, ऐसा डराया है सी को ए ने। तो यहाँ पे क्या कर गया? सी एग्रीज टू डू सो। तो इस तरह से सी ने उस अपने घर को बेचने के लिए वो तैयार हो गया। तो यहाँ सी ने अपना मतलब एग्री तो कर गया है वो, लेकिन ये फ्री कंसेंट नहीं है। यहाँ पे उसका जो क्लोज्ड वन है, उसका जो फ्रेंड है, उससे जान से मारने की धमकी ए ने दी है। तो यहाँ पे कोअर्जन का इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब देखिए, एन एक्ट विल अमाउंट टू कोअर्जन इफ द फॉलोइंग इसेंशियल्स आर फुलफिल्ड। किसी एक्ट को कोअर्जन का नाम देने के लिए इन फॉलोइंग इसेंशियल्स का फुलफिल होना ज़रूरी है। देखिए, पहला क्या है? देयर मस्ट बी क्लियर अटरेंस ऑफ थ्रेट। क्लियरली दिखना चाहिए कि वो धमकी दे रहा है, वो डरा रहा है, वो थ्रेट मतलब कर रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, द थ्रेट शुड बी टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड। ये जो थ्रेट है
वो एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जो इंडियन पेनल कोड के अंदर फॉरबिडन किया गया है, जिसे मनाही दी गई है। ओके, इट मस्ट बी अटर्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द अदर पार्टी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। उस एक्ट से क्लियरली ये दिखना चाहिए कि उस पार्टी का इंटेंशन है, थ्रेटफुली क्या कर रहा है, वो उस सामने वाले इंसान का कंसेंट ले रहा है, उसका इंटेंशन है कि सामने वाला आदमी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए या एग्रीमेंट कर ले, ठीक है, थ्रेट से। तो ये क्लियर इंटेंशन दिखना चाहिए। अब हम दूसरा देखते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16। ओके, सेक्शन 16 of the Indian Contract Act provides that a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses the position to obtain an unfair advantage over the other। तो सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, तो जो भी पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या एग्रीमेंट के अंदर, जो भी पार्टीज हैं उनके बीच में कुछ ऐसा रिश्ता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, डोमिनेट कर सकती है, ठीक है, अपने पोजीशन का, अपने सुपीरियोरिटी का वो फ़ायदा उठा सकती है। देखिए एग्जांपल से आप समझ जाओगे, ए इज़ अ रिच लैंड ओनर, ए क्या है, रिच लैंड ओनर है, और बी एक गरीब, एक पुअर फार्मर है। बी के पास क्या है, एक जर्सी काउ है वैल्यूड एट 5000, ठीक है, जिसकी कीमत कितनी है, 5000। अब ए क्या कर रहा है, अपनी अथॉरिटी का गलत फ़ायदा उठा रहा है, अपनी अथॉरिटी का यूज़ करते हुए वो बी को फोर्स कर रहा है कि उसकी जो काउ है वो उसे 2000 में बेच दे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ। ए क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है और अपनी सुपीरियोरिटी का वो बी के ऊपर फ़ायदा उठा रहा है। तो ये क्या हुआ, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ। अब देखिए, एज पर सेक्शन 16 क्लॉज 2, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर, ठीक है, उस इंसान का एक ऐसी पोजीशन में होना ज़रूरी है कि वो दूसरे पर्सन को डोमिनेट कर सके, ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन से वो दूसरा पर्सन सुपीरियर होना ज़रूरी है। देखिए, वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन मास्टर एंड सर्वेंट ले लीजिए, इनकम टैक्स ऑफिसर ले लीजिए इन रिलेशन एंड एसएससी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं मास्टर सर्वेंट, इस तरह से आप देख सकते हो कि एक की पोजीशन दूसरे के मुकाबले ज़्यादा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ए अ पुलिस ऑफिसर परचेस्ड अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹3 लाख for ₹50,000 from B and accused under his custody। तो A ने क्या किया, 3 लाख की प्रॉपर्टी वो उसने क्या की, 50,000 में खरीदी B से, जो कि उसके कस्टडी के अंदर है, जो कि अक्यूज्ड है। बट लैटर ऑन B wants to cancel the sale on the ground of undue influence। अब B क्या चाहता है, उस सेल को कैंसिल करना चाहता है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, पुलिस ऑफिसर ने अपने पोजीशन का फायदा उठाकर उसे यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है। इट वॉज हेल्ड दैट ए द पुलिस ऑफिसर इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ बी एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन बी प्रिज्यूम। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ए जो पुलिस ऑफिसर है उसने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर बी के विल को डोमिनेट किया है, फोर्सफुली अनड्यू इन्फ्लुएंस से क्या किया है, उसकी कंसेंट ली है। When the party stands in a fiduciary relationship, that is a relationship of trust and confidence with the other, like the relation between an advocate and client। तो यहाँ पर भी advocate and client, देखिए क्लाइंट का काम है एडवोकेट के पास, तो जब ऐसा रिलेशनशिप आता है, जब किसी के अंदर होता है अगर कोई इंसान जिसका कोई काम की वजह से, मजबूरी की वजह से उसे वो रिलेशनशिप में रहना पड़ रहा है, तो अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस जैसे कि एडवोकेट एंड क्लाइंट, तो यहाँ पर भी अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल होना जायज़ है, ऐसा दिख सकता है। ओके, थर्ड देखिए, when the party makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently impaired for a reason of age, illness or mental or physical distress, such relationship exists। For example, between a doctor and patient। तो देखिए एक इंसान कैसा है, मेंटल कैपेसिटी उसकी थोड़ी सी इम्पेयर्ड है, मतलब एज को लेकर या फिर इलनेस या फिर मेंटल और फिजिकल डिस्ट्रेस को ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, एक कमज़ोर है, एक इंसान कमज़ोर है दूसरे पार्टी के मुकाबले, दूसरे इंसान के मुकाबले। डॉक्टर एज इन पेशेंट, देखिए डॉक्टर क्या कर रहा है, उस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, उसकी सभी चीज़ें जो भी हैं वो डॉक्टर को पता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें एक पर्सन जो डॉक्टर है वो पेशेंट को कहीं ना कहीं डोमिनेट कर सकता है। अब केस देखिए दिलाराम वर्सेस साल्डा। तो देखिए, एन ओल्ड मैन एक्सट्रीमली इल एंड वीक, ओल्ड मैन है, एक्सट्रीमली इल है, एक्सट्रीमली वीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर है,
देखिए, अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस वाज मेड टू कॉन्ट्रैक्ट टू पे एन एग्जॉर्बिटेंट फी टू द डॉक्टर फॉर हिज ट्रीटमेंट। यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस के होने की वजह से क्या हो रहा है, उसे एक बहुत ही भारी मात्रा में फीस देनी पड़ रही है डॉक्टर को उसके ट्रीटमेंट के लिए। द कोर्ट सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट वॉज मेड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे उस बूढ़े आदमी का ऐसी हालत की वजह से गलत फायदा उठाया जा रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया जा रहा है उसके ऊपर। ओके, अब थर्ड देखते हैं फ्रॉड, सेक्शन 17। द टर्म फ्रॉड इंक्लूड्स ऑल एक्ट्स कमिटेड बाय अ पर्सन विद एन इंटेंशन टू डिसीव अनदर पर्सन। अब फ्रॉड से हम बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है, हम ऐसे भी डेली लाइफ में उसका यूज़ करते हैं, उसने इसके साथ फ्रॉड किया, न्यूज़पेपर में हम पढ़ते रहते हैं। तो फ्रॉड यानी कि बेसिकली एक इंसान इंटेंशन के साथ दूसरे इंसान को फंसाने के, दूसरे इंसान के साथ फ्रॉड करने के, उसे डिसीव करने के इंटेंशन के साथ अगर कोई एक्ट करता है तो वो हो जाएगा फ्रॉड। ओके, देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 फ्रॉड इंक्लूड्स अ फॉल्स सजेशन एज टू अ फैक्ट नोन टू बी फॉल्स और नॉट बिलीव टू बी ट्रू। अब इंसान को पता है, अगर हमें पता है कि ये चीज़ गलत है, ठीक है, ये चीज़ सही नहीं है, और अगर हम उस चीज़ को सच का नाम देते हुए अगर वो आगे कर रहे हैं तो ये फ्रॉड हो जाएगा। देखिए, अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड रेकलेसली विदाउट इंक्वायरिंग वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स वुड अमाउंट टू फ्रॉड हो गया। ठीक है, एक फॉल्स स्टेटमेंट हम बना रहे हैं बिना इंक्वायरी करते कि ये सही है या गलत है, उसे सच का नाम देकर अगर हम किसी इंसान को ठग रहे हैं या फंसा रहे हैं तो वो फ्रॉड हो जाएगा। देखिए, इफ़ ए सेल्स अ शर्ट टू बी एंड सेज दैट इट इज़ मेड फ्रॉम अ प्योर कॉटन व्हाइल इन रियलिटी द शर्ट इज़ मेड फ्रॉम ऑर्डिनरी क्लोथ और ऑर्डिनरी कॉटन। यहाँ पे गलती से शू हो चुका है तो यहाँ पे आएगा शर्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए क्या कर रहा है, शर्ट बेच रहा है बी को ये कहते हुए कि भाई ये प्योर कॉटन से बनी हुई है, आपको ऐसी शर्ट किसी दुकान में नहीं मिलेगी, जबकि वो प्योर कॉटन वाली शर्ट है ही नहीं, एक ऑर्डिनरी क्लोथ, एक साधारण से क्लोथ से बनी हुई शर्ट है। तो यहाँ पे उस इंसान को पता है, ठीक है, जो बेच रहा है ए को पता है कि ये प्योर कॉटन की नहीं है, लेकिन फिर भी बढ़ा चढ़ाकर वो गलत चीज़ें बताकर उस शर्ट के बारे में बेच रहा है, तो ये क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। ठीक है, ए वुड बी कमिटिंग अ फ्रॉड एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। Second, the active concealment of fact. If a person conceals a fact which is material to the contract and it is his duty to disclose it, it will be a case of fraud. मतलब जो भी इंसान है, एक वन पार्टी, अगर उसे पता है कि ये जो चीज़ है ये गलत है, या फिर उससे उसका फ़र्ज़ है उस सामने वाले पार्टी को बताना कि ऐसी ऐसी फॉल्ट है, ऐसे ऐसे इसमें चीज़ें फॉल्टी हैं, तो ये उसका फ़र्ज़ बनता है वो डिस्क्लोज़ करना, और अगर नहीं करता है तो वो फ्रॉड हो जाएगा। देखिए, ए सेल अ कार टू बी, ए क्या कर रहा है, अपनी कार बेच रहा है बी को। देयर इज़ अ डिफेक्ट इन द कार विच इज़ नॉट अपरेंट बट विच इज़ अ मेजर डिफेक्ट। उस कार में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिफेक्ट है, मेजर डिफेक्ट है, और इस इंसान को ये पता है, लेकिन ए क्या कर रहा है, ये सच्चाई बी से छुपा रहा है। तो यहाँ पे ए ने क्या कर दिया, फ्रॉड कमिट कर दिया। ओके, अब देखिए, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, the initial intention not to perform the promise that is being made, it is a necessary element to constitute a fraud हो गया। देखिए, प्रॉमिस कर रहे हो आप बिना इंटेंशन के, या बिना मतलब आपका इंटेंशन ही नहीं, आप प्रॉमिस तो कर रहे हो लेकिन आपका इंटेंशन कोई नहीं है उसे परफॉर्म करने का, तो यहाँ पे भी आप फ्रॉड कर रहे हो। देखिए, अगर ए ने क्या किया, इफ ए टेक्स अ लोन फ्रॉम बी एंड प्रॉमिसेस टू पे इट बैक by certain date, while in reality he has no such intention, he would be committing an act of fraud। मतलब लोन तो ले रहा है बोल के कि मैं उसे इस दिन को या इस डेट को आपको पे करूँगा, लेकिन इन रियलिटी में उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है पे करने का, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, फ्रॉड कमिट कर रहा है। एनी अदर एक्ट डन टू डिसीव और अ फ्रॉडुलेंट एक्ट, ऐसा कोई भी एक्ट जो सामने वाले इंसान को फंसाने के लिए आप कर रहे हो तो वो फ्रॉडुलेंट एक्ट है। एनी एक्ट और ओमिशन डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट बाय लॉ, ऐसा कोई एक्ट या ओमिशन जो कि लॉ के द्वारा फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो भी क्या है, यहाँ पे फ्रॉड है। ओके, अब देखिए फोर्थ देखते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मेड इनोसेंटली विद एन ऑनेस्ट बिलीफ एज टू इट्स ट्रुथ बाय अ पार्टी विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। तो ये कहीं ना कहीं फ्रॉड से सिमिलर है, बट फर्क बस इतना है कि फ्रॉड में सामने वाले इंसान के साथ फ्रॉड करने का या सामने वाले इंसान को डिसीव करने का, उसे फंसाने का इंटेंशन होता है, जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे
पे ऐसा नहीं है। मिस रिप्रेजेंटेशन में सामने वाले इंसान को फंसाने का वगैरह ऐसा कोई इरादा, कोई इंटेंशन नहीं होता है। ऑनेस्ट बिलीफ होती है, गलती से या फिर उसे पता नहीं होता कि जो भी हम कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, देखिए आगे आप समझ जाओगे। इस एग्जाम्पल में ए इंटेंड्स टू सेल हिज हॉर्स टू बी एंड सेज माई हॉर्स इज परफेक्टली साउंड। ए क्या कर रहा है, उसे बेचना है अपना हॉर्स बी को, ठीक है, और वो कहता है कि मेरा हॉर्स जो है वो परफेक्टली साउंड है। ओके, ए जेन्यूनली बिलीव्स द हॉर्स टू बी साउंड। ए को जेन्यूनली लगता है कि उसका हॉर्स जो है वो साउंड है, ऑल्दो ही डज नॉट नो दैट हॉर्स हैज़ फॉलन सिक यस्टरडे। उसे ये पता नहीं होता कि कल ही उसका हॉर्स क्या हो चुका है, सिक हो चुका था। बी देयर अपॉन बाइज द हॉर्स। बी क्या करता है, हॉर्स को बाय करता है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ ऑन द पार्ट ऑफ ए। बट यहाँ पे क्या है, ए का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है सामने वाले इंसान को डिसीव करने का। ओके, अब देखिए मिस्टेक। मिस्टेक में बी डिफाइंड एज एन इरोनियस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग। अब मिस्टेक हम सब वाकिफ़ हैं, वी नो व्हाट इज़ मिस्टेक। मिस्टेक जनरली भी हमसे ऐसी भी होती रहती है, तो मिस्टेक वी हैव दैट क्लियर डेफिनेशन इन आवर माइंड। अब ये जो मिस्टेक है ये दो तरह के हो सकते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, अब ये जो मिस्टेक है तीन तरीकों में डिवाइड किए जाते हैं। मिस्टेक एज टू द लॉ ऑफ कंट्री, मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ, मिस्टेक एज टू प्राइवेट राइट्स। अब मिस्टेक एज टू लॉ ऑफ कंट्री यानी कि ये है कि हर एक इंसान जो अपनी कंट्री में रहता है, ठीक है, उसे अपने अपने कंट्री का लॉ मालूम होना ये ज़रूरी है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता ही नहीं था। अब चोरी करने वाला इंसान, चोर है, वो चोरी कर रहा है और पकड़े जाने पर कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं था कि चोरी करना ये गुनाह है। आप ये नहीं कह सकते। आपको, आप जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री का लॉ, उस कंट्री का कानून आपको मालूम होना ये ज़रूरी है। अब मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ यानी कि a citizen of a country is expected to know the law of his country, okay, own country। लेकिन अगर उसे जो फॉरेन कंट्री में अगर समझो गया है और वहाँ के किसी लॉ का उसने वायलेशन किया है, तो वो मतलब अगर उसे पता नहीं है वहाँ क्या लॉ है, तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ एक्सक्यूजेबल। ठीक है, ऐसी मिस्टेक को मिस्टेक टू वो फैक्ट मानकर उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाकर एक्सक्यूज़ किया जा सकता है। लेकिन खुद की कंट्री का लॉ मालूम होना ये बहुत ज़रूरी है। ओके, अब देखिए मिस्टेक एज टू प्राइवेट राइट्स यानी कि देखिए मिस्टेक एज टू प्राइवेट राइट्स ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू बी अ मिस्टेक एज टू अ फैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। मतलब देखिए मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको, इससे आप समझ जाओगे। देखिए ए एंड बी जो है उन्होंने टुगेदर लोन लिया था 2000 रुपये का सी से। ओके, ए ने क्या कर दिया, उस 2000 रुपये को लौटा दिया सी को, लेकिन ये बात बी को नहीं पता थी कि ए ने अपने मतलब जो भी लोन लिया था वो पूरा 2000 कर्जा उतार दिया है, सी को दे दिया है, और बी अननोइंगली क्या करता है, वापस से 2000 रुपये सी को दे देता है। तो यहाँ पे सी का ऑब्लिगेशन है, सी की जिम्मेदारी है कि वो जो 2000 रुपये हैं बी को वापस लौटा दे, क्योंकि उन दोनों ने जो मिल के लोन लिया था 2000 का वो ए ने चुका दिया था। तो इस तरह से ये कुछ मिस्टेक हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, अगर आपको ये पूरा सेशन अच्छे से समझ आया हो, तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।